Good morning, students. Myself, Kamlesh B. Narwani, again represent you, and in this part of our video lesson, we will discuss about our lesson 9. In previous video part of this lesson, we had discussed the fundamental rights, fundamental duties and directive principle of state policy, lesson 9. And in previous part we introduced our topic and what is human right and what are fundamental rights, and from these fundamental rights we had already discussed two rights, right to equality and a right to freedom. And in this part we will discuss remaining fundamental rights, as is right against exploitations, right to freedom of religions, cultural and educational rights, right to constitutional remedies, and with it fundamental duties which are given to us by our constitution. So let's start now. Right against exploitations. So the main objective of the constitution is to see any person does not suffer exploitation at the hand of other person and exploitation free society is established. हमारे संविधान का मेन ऑब्जेक्टिव या मेन लक्ष्य क्या है कि इस चीज़ को देखना है कि हमारे देश के अंदर रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं, जो उसके पर्सन्स हैं, वह किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से पीड़ित ना हैं एवं किसी व्यक्ति या किसी समुदाय के द्वारा या किसी सोसाइटी के द्वारा उनका एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं किया जा रहा है। अगर उनका एक्सप्लॉयटेशन या शोषण किया जा रहा है तो दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द राइट। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रगरी, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर आर बैंड। द वायलेशन ऑफ दिस राइट इज पनिशेबल ऑफेंस। पहले के समय में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब राजा महाराजाओं का राज था, तब हमारे देश के अंदर जो जमींदार वर्ग था, जमींदार वर्ग और कृषक वर्ग के बारे में आपने सुना होगा कि जो जमींदार वर्ग था, जो भूपूंजीपति वर्ग था, वह लोगों को ऋण दे करके, लोगों को पैसे उधार दे करके उनसे गुलामी करवाते थे। अंग्रेज भी हमारे से क्या करवा रहे थे? गुलामी करवा रहे थे। वह उन्होंने हमारे उद्योग धंधों पर कब्जे कर करके हमारे को अपनी इच्छा से काम देते थे, अपने टारगेट पे काम देते थे और उसके बेस पे हमारे से वर्क करवाते थे। एक टारगेट देते थे, किस टारगेट को हमारे को पूरा करना है। अगर नहीं करते थे तो हमारे ऊपर कोड़े बरसाते थे, हमारे को पनिशमेंट देते थे। लेकिन इस राइट के तहत ना हमारे को पूरा वेजेस भी नहीं देते थे, पूरी जो हमारी पगार बननी चाहिए थी वो नहीं देते थे। लेकिन इस राइट के अंतर्गत जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनुष्यों की तस्करी या बाल तस्करी, ड्रगरी, स्लेवरी, दास्ता एंड फोर्स्ड लेबर, और जो एज ए यानी कि बंधुआ लेबर, जो जिसे हम कहते हैं कि बंधुआ श्रम, इसको टोटली बैन किया गया है और इसे एक पनिशेबल ऑफेंस के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये सब एक कानूनी अपराध हैं। इलीगल ट्रेड ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, फोर्स्ड लेबर और इम्पोज्ड स्लेवरी, वर्क विदाउट पे एंड ऑल द ड्रगरी सिस्टम्स हैज़ टू बी एंडेड थ्रू दिस राइट्स। इस अधिकार के तहत हमारे ऊपर से जो यानी कि इलीगल ट्रेड ऑफ चिल्ड्रंस, बच्चों की बाल तस्करी को, वुमेंस की तस्करी को, फोर्स्ड लेबर, या आप सारे कई सारे जो सीरियल्स आते हैं, मूवीज आते हैं, उनमें आप देख चुके हैं, एंड इम्पोज्ड स्लेवरी, बंधुआ मजदूरों को, वर्क विदाउट पे, आपसे काम करवा ले और आपको पैसा ना दें। तो आप अगर फॉर फ्यूचर में कहीं पे जॉब लगोगे और अगर आपसे आपका बॉस आपको बिना पेमेंट पे वर्क करवाए तो आपको कैसा लगेगा? सो ये होता है वर्क विदाउट पे एंड द ओल्ड ड्रगरी सिस्टम्स हैज़ टू बी एंडेड थ्रू दिस राइट्स। इस सारे सिस्टम को इस अधिकार के तहत खत्म कर दिया गया है। ऑल दीज आर बैंड। to take work from any person without paying them or paying them less than minimum wages
फोर्स्ड और इम्पोज्ड लेबर इज ए पनिशेबल एक्ट। किसी भी व्यक्ति को बिना पैसे दिए या उसका जो मिनिमम वेजेस बनता है जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स किया है उससे कम वेजेस देना एक पनिशेबल ऑफेंस है। Any child under the age of 14 cannot be made to work in a factory, mine or any dangerous professions, garage, hotel or cannot be employed as a household servant. According to these rights, कोई भी बालक जो कि 14 साल से छोटा है उसे किसी भी फैक्ट्री में, माइन में या किसी भी डेंजरस साइट में, जैसे कि पटाखों की फैक्ट्री हो गया या कोई होटल हो गया, ऐसी कोई साइट है, माइंस हैं जिसमें कि रिस्की काम है, वहाँ पे आप उसे, या गैरेज में, होटल्स में आप उसे एम्प्लॉय नहीं रख सकते हैं, या उसे घर पे भी आप हाउस होल्ड सर्वेंट के रूप में नहीं रख सकते हैं। अंडर द प्रोहिबिशंस ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट ऑल दीज आर पनिशेबल ऑफेंस अकॉर्डिंग टू दिस राइट। एंड एक एक्ट बना हुआ है हमारी कंट्री के अंदर कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर को बंद करना। इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति ये सारे कार्य करते हुए पाया जाता है, अगर किसी 14 साल से छोटे बच्चे को अपने घर पे, अपनी माइंस में, अपने होटल में काम पे रखा हुआ है तो ये सारा एक पनिशेबल ऑफेंस है। मैंडेटरी सर्विसेज कैन बी शॉट from any person for the purpose of public welfare of the state military services in the field, irrespectively of religion, gender, caste or class, with or without remunerations. मैंडेटरी सर्विसेज कैन बी शॉर्ट, हाँ उसकी जो मैंडेटरी सर्विसेज हैं उसे शॉर्ट किया जा सकता है फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक वेलफेयर। गवर्नमेंट के द्वारा अगर पब्लिक के वेलफेयर के लिए अगर किसी पर्सन को जो सर्विसेज दी जा रही हैं, जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उसको पब्लिक के वेलफेयर के लिए कम किया जा सकता है। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता। हमने प्रीएम्बल के अंदर भी पढ़ा था और जो मेन पिलर्स ऑफ द प्रीएम्बल में भी पढ़ा था कि हमारी कंट्री एक सेकुलर कंट्री है, और कंट्री जो सेकुलर नेशंस हैं। सो अकॉर्डिंग टू इट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फॉलो एनी रिलीजन ऑफ चॉइस, कैन प्रमोट एंड प्रोपोगेट द सेम इज मेंशन्ड इन द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया मीन्स कि कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है कैन फॉलो एनी रिलीजन ऑफ चॉइस, अपनी चॉइस के आधार पर किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है। कैन प्रमोट, उससे बढ़ावा दे सकता है, एंड प्रोपोगेट, और उसका प्रचार कर सकता है। द सेम इज मैंशन्ड इन द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंशन किया गया है, प्रोविजन बने हुए हैं। बट दिस राइट इज़ टू बी एन्जॉयड विद इन परमिशेबल लिमिट्स, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिट्स दी गई हैं। हमने बात की थी कि हम जो राइट टू फ्रीडम का एक्ट दिया था हमारे को, उसमें हमारी फ्रीडम को अगर हम ऑटोनोमियसली अगर यूज़ करते हैं कि हमने तो सोच लिया कि ये हमारे को स्वतंत्रता दे दी तो अब इनसे हमारे को कोई छीन नहीं सकता है, हम इसका कैसे भी यूज़ करें, तो इस तरह से नहीं कर सकते हैं। So the state of India, so this right is to be enjoyed within permissible limits, कुछ लिमिट्स हैं हमारी, so that it does not affect the freedom of public administrations, morality and health of the society। आपको धर्म की स्वतंत्रता दे दी, आपको अपने धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता दी है भाई, आप अपने धर्म का प्रचार करो, अपने धर्म की सभाएं करो, लेकिन किसी दूसरे धर्म की आप बुराई नहीं कर सकते हैं, या ऐसी कोई बात नहीं कह सकते हैं जिसके की द्वारा किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को हर्ट हो। ये सारी लिमिट्स भी हैं कि हम चाहे अपने धर्म के अंदर विश्वास रखते हैं लेकिन किसी दूसरे धर्म को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। द रिलीजियस गैदरिंग, ऑफरिंग और प्रेयर आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। इसके अंदर हम जो रिलीजियस प्रेयर करते हैं, धार्मिक सभाएं करते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। The state of India does not have any religion of its own, or the Indian state is not run as per the principle of any religion or sect। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पाकिस्तान कंट्री का, वहाँ पे इस्लामिक रिलीजन्स हैं,
तो वहाँ पे ये गवर्नमेंट परमिशन देती है कि वहाँ पे इस्लामिक पर्सन्स को ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाएगी। लेकिन हमारी कंट्री क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। आवर नेशन इज ए सेकुलर नेशन एंड in this nation and in this nation all persons are equal in the law in the eyes of law। कानून की नज़रों में समान हैं। इसमें सभी धर्मों को समानता दी गई है। इसलिए किसी भी धर्म के आधार पर हमारे देश के अंदर कोई गवर्नमेंट वर्क नहीं करेगी। The state cannot interfere in the religious matter or religious belief of any group। किसी भी धर्म के अंदर हमारा स्टेट है यानी कि इंटरफेयर नहीं करेगा। द रिलीजियस ग्रुप हैव बीन गिवन द फ्रीडम टू एस्टेब्लिश एनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड कैन मैनेज एंड एडमिनिस्टर्स देम फॉर रिलीजियस एंड फिलोथेरेपिक एम्स। आप धर्म को बढ़ावा देने के रूप में किसी भी संस्कृति यानी कि इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, आप मंदिर बना सकते हैं, जो आपके धर्म को बढ़ावा देने के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन द स्टेट कैन नॉट यूज़ द फंड कलेक्टेड थ्रू पब्लिक टैक्सेस और पब्लिक फंड फॉर द बेनिफिट एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक रिलीजियस एंड सेक्टर। लेकिन उसमें स्टेट आपको किसी भी तरह का टैक्स, जो पब्लिक के द्वारा जो टैक्स लिया जाता है, जो पब्लिक से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है आपके डेवलपमेंट के लिए, वह किसी भी पर्टिकुलर धर्म के ऊपर खर्च नहीं करेगी। The educational institutions running on government grant cannot impart religious educations or compel the student to participate in any religious education or attend any religious meet। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी हमारे स्कूल में जो चलते हैं वह किसी भी स्टूडेंट को कंपेल यानी कि मजबूर करना, किसी भी तरह से मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वह हम यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर जो रिलीजियस एजुकेशन पहले तो चला नहीं सकते हैं। अगर कभी कोई यानी कि कोई रिलीजियस मीटिंग होती है तो उसमें उनको अटेंड होना या ना होना कोई ज़रूरी नहीं है, और यानी कि उसको पार्टिसिपेट करने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये हमने अभी पहले पढ़ा था कि राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत हमारे को वैसे अधिकार मिला है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को गवर्नमेंट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस राइट पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन, वेरियस लैंग्वेज एंड कल्चरल लिव इन इंडिया। क्योंकि भारत के अंदर कई सारे धर्मों के लोग, कई सारे भाषाओं के लोग, कई सारी संस्कृतियों के लोग रहते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ राइट टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चरल आइडेंटिटी एंड एथनिसिटी। इसीलिए भारत के सभी जातियों के लोगों को, सभी लैंग्वेज के लोगों को अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा वो कर सकते हैं, उसे बढ़ावा दे सकते हैं। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट which rely on the government grant cannot deny admission on the ground of religion, caste, creed, language or any other reasons। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ग्रांटेड संस्थाएं हैं, उनकी बात करें तो वहाँ पे किसी भी तरह से किसी बच्चे को एडमिशन के लिए भी रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, क्रीड के बेस पे, लैंग्वेज और एनी अदर रीजन से कि वह, हमने और भी बेसिस पढ़े थे कि कलर हो गया उसका, इस बेस पे उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा या उसके एडमिशन को नहीं रोका जाएगा। If any individual appeal to vote on the ground of religions, caste or language, then it is considered as a malpractice as per Act 123 Part 3। यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर 395 एक्ट बने हुए हैं, 395 जो कानून बने हुए हैं, इनके तहत अगर कोई पर्सन जो कि किसी चुनाव में खड़ा होता है, अगर वह धर्म के नाम पर वोट मांगता है या अपनी जाति के नाम पे आपकी एरियाज़ के अंदर आपकी जाति का ही कोई मेंबर खड़ा हो गया और वह एबल नहीं है, लेकिन वह आपको जाति का वास्ता दे करके, आपके धर्म का वास्ता दे करके अगर चुनाव में वोट मांगता है तो यह एक मेल प्रैक्टिस है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। एनी ऑफ द स्टेट
can frame a law and provide the right to its citizen to form and manage any of the educational institute based on cultural or linguistic minorities. अब हमारे यहाँ पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ यानी कि वो भाषाएं जो कि कम बोली जाती हैं या उनको बोलने वाले कम हैं, इस बेस पे अगर कोई चाहे तो अपना इंस्टीट्यूट खोल सकता है। जैसे कि आपको अहमदाबाद के अंदर सिंधी स्कूल्स मिल जाएंगे, इसी तरह से पंजाबी स्कूल्स या जो मदरसाज वगैरह होते हैं ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बेस पे होते हैं। द स्टेट शैल नॉट discriminate in giving educational grant or educational scholarship from the state fund to any of the linguistic or religious minority institutes। इनमें भी स्टेट अगर किसी एक पर्सन को अगर स्कॉलरशिप दे रहा है तो वह किसी के भी साथ में भेदभाव नहीं करेगा, वह बिना किसी भेदभाव के सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर अगर वैसे स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। If the state desire to take over the confer the property of minorities institutions, then it can do so only after giving returns। हम देखते हैं कि कभी कहीं पर रेलवे प्रोजेक्ट बनता है, कहीं पर ओवरब्रिज प्रोजेक्ट बनता है या कहीं पर रोड का प्रोजेक्ट बनाना होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अगर किसी ने वहाँ पर लैंड परचेज करके रखी है तो गवर्नमेंट डायरेक्ट उसके ऊपर अपना कंस्ट्रक्शन नहीं करेगी। गवर्नमेंट जब तक कि उससे जिस पर्टिकुलर पर्सन के लैंड हैं उससे प्रॉपर रिटर्न नहीं देगी या उसका मुआवजा नहीं देगी तब तक उसके ऊपर कार्य नहीं कर सकती है। सो इन दिस वे इम्पोर्टेंट प्रोविजंस इन कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। इस तरह से एजुकेशन से रिलेटेड कई तरह के कानून बने हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में। नेक्स्ट हम ले रहे हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और यह एक ऐसा राइट है जो कि सभी कॉन्स्टिट्यूशंस के फादर जो के द्वारा जो हमारे को जो सारे जो अधिकार दिए गए हैं उनके ऊपर हेड के रूप में कार्य करता है, उनके एज ए बॉस के रूप में कार्य करता है। क्यों, देखते हैं। नो मैटर हाउ मेनी लॉज आर फ्रेम्ड और हाउ मेनी प्रोविजंस आर मेड फॉर द फंडामेंटल राइट्स, इफ दीज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड वेल देन देयर रिमेन्स नो मीनिंग ऑफ सच फ्रीडम और राइट्स। अगर आपको ये जितने भी अधिकार दिए कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और जो राइट टू रिलीजियंस, ये सारे अधिकार अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करें, आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशंस होता रहे इनमें, तो आप क्या करोगे। अगर आपको यह अधिकार नहीं दिया जाए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्योंकि इस अधिकार के अंदर अगर कभी भी आपके साथ में किसी भी तरह का भेदभाव होता है, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग देन यू कैन गो टू इन द कोर्ट, तब आप कोर्ट में जा सकते हैं और इसके खिलाफ अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। सो देयरफॉर ए प्रोविजन हैज़ बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज राइट्स एंड अंडर इट ए रिट इन द सुप्रीम कोर्ट कैन बी मेड फॉर द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। क्योंकि इस अगर आपके पास में यह अधिकार हैं, बाकी के सारे अधिकारों का उपयोग मत करो, लेकिन अगर आपके पास में यह अधिकार हैं तो आप बाकी के पांचों अधिकारों को भी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि इसके तहत देयरफॉर ए प्रोविजन हैज़ बीन मेड, एक ऐसा नियम बना हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज राइट एंड अंडर इट, इन राइट्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ए रिट इन द सुप्रीम कोर्ट, रिट यानी याचिका। आप जब कभी स्कूल में नहीं आते हैं या अगर कभी स्कूल से आपको छुट्टी चाहिए होती है, आप एक एप्लीकेशन देते हैं। ये एप्लीकेशन क्या काम करती है कि आप एक अपना प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। सो सिमिलरली ए रिट इज एन एप्लीकेशन, कि एक रिट जो होती है आप कोर्ट में एप्लीकेशन दे रहे हैं कि मुझे ये प्रॉपर राइट नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए मुझे राइट, क्योंकि पर्टिकुलर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पर्टिकुलर पर्सन्स मेरे इन अधिकारों को मेरे छीन रहा है, तो मुझे वापस से ये अपना अधिकार चाहिए। सो दिस राइट हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सारे राइट आपको किसके द्वारा मिलते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के द्वारा। द सुप्रीम कोर्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट, एंड फॉर दिस if the court find it necessary that it can give order, instructions or decrees।
इन सभी की देखभाल कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जब भी अपने रिट लगाते हैं, याचिका लगाते हैं, जिसका कि मतलब अभी मैंने एप्लीकेशन बताया, और अगर सुप्रीम कोर्ट को रियली में लगता है कि हाँ आपके साथ में अन्याय हो रहा है, तो वह ऑर्डर पर दे सकता है, हाँ इंस्ट्रक्शन दे सकता है उन सभी को रोकने का, उन सभी कार्यों को रोकने का जिसके के द्वारा आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। द अपेक्स कोर्ट इज वेस्टेड विद द पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वेस्टेड का मतलब रखना, यानी अपेक्स कोर्ट कौन सी हुई? हमारी सुप्रीम कोर्ट। सो अपेक्स कोर्ट के पास में वो सारे पावर्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे को दिए गए हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं, इन सभी के गार्डियंस हैं, या इन सभी के ऊपर वर्क कौन करता है? हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है। नोबडी कैन अपोज इट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया तो किसी स्टेट की हाई कोर्ट भी उसको अपोज नहीं कर सकती है। इफ़ एनी पर्सन पुट्स अ कंप्लेंट अगेंस्ट एनी स्टेट for the violation of any fundamental right, then the Supreme Court can exercise its rights. अगर कोई भी पर्सन किसी स्टेट के अगेंस्ट में अगर अपने अधिकारों को छीनने का आरोप लगाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि वास्तव में अगर आपने जो रिट दी है उसके अगेंस्ट वह उसकी छानबीन करेगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वास्तव में आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, तो वह अपने राइट्स का उपयोग करती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इस पूरे पैराग्राफ को एज ए अंडरलाइन कर देना, डू अंडरलाइन दिस पैराग्राफ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैज़ कंसिडर्ड दिस राइट एज साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। वाई क्यों कहा था वो भी अभी हम आगे देखेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी है, क्या नाम दिया है? द पार्लियामेंट कैन हैंड ओवर द पावर्स ऑफ गिविंग सच एन ऑर्डर टू एनी ऑफ द कोर्ट्स। पार्लियामेंट्स को वो सारे ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं इफ़ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रेम एनी लॉ विच वायलेट द फंडामेंटल राइट और नॉट इन कॉन्करेंस ऑफ इट, देन द सुप्रीम कोर्ट कैन स्टॉप द स्टेट्स। अगर कभी भी कोई स्टेट गवर्नमेंट या अगर कोई पार्लियामेंट किसी ऐसे कानून को बनाती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, या उनके द्वारा हमारे इन अधिकारों को छीना जा रहा है, तो दिस राइट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एनी ऑफ द सिटीजन टू अप्रोच कोर्ट फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो यही एक राइट हमारे पास में है, यही एक ऐसा हथियार है जिसके के द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट तक अपनी अप्रोच रखते हैं। एक आम आदमी भी अपनी अप्रोच रखता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओनली एक आपको रिट देनी है, एप्लीकेशन देनी है, और उस एप्लीकेशन के तहत ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, और कार्रवाई के तहत अगर वह सही पाया जाता है तो आपको वो सारे अधिकार फिर से दिलवाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन सारे सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स देता है। दीज राइट्स आर गिवन अगेंस्ट द गवर्नमेंट सेंट्रल एंड स्टेट्स, अभी हमने बात की थी। द फंडामेंटल राइट्स आर एप्लीकेबल फॉर ऑल द सिटीजन एट ऑल द टाइम्स। और ये सारे अधिकार हमारे को किसी भी समय हम ले सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। बट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमरजेंसी। हमने पिछले चैप्टर में जो कि फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस में एमरजेंसीज लगाने के 3 प्रोविजंस पढ़े थे कि अगर कभी हमारे देश की स्वतंत्रता खतरे में है, अगर कभी हमारे देश के अंदर युद्ध की स्थिति बनती है, या सैन्य विद्रोह हो जाए, या हमारी जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाए, तो इस समय सुप्रीम कोर्ट इन 3 हमारे सारे अधिकारों के ऊपर रोक लगा सकती है, सस्पेंड कर सकती है। एनी स्टेट कैन नॉट फॉर्म एनी लॉ विच टेक अवे द फंडामेंटल राइट ऑफ दिस सिटीजन्स। और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस तरह का कोई कानून नहीं बना सकती है जिसके के द्वारा उस स्टेट में रहने वाले पर्टिकुलर सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स छीने जाएँ। ओके, अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। आपकी चैप्टर के बुक के टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज में, फर्स्ट पेज पे आपको कवर पेज के बाद में आपको ये सारी ड्यूटीज़ भी दी गई है, और वो सारी ही ड्यूटीज़ आपको यहाँ भी दी गई है, एज ए सेम मेंशन की गई है।
द पीपल्स ऑफ इंडिया वर मोर अवेयर ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। और जो भारत के लोग हैं वह अवेयर भी रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ के लिए और अपने राइट्स के लिए, कि अगर कोई राइट उनसे छीना जा रहा है या उनको कौन कौन से राइट मिले हैं। आप टीवी पे अगर न्यूज़ चैनल्स में अगर डिबेट्स देखते हैं तो उन डिबेट्स में क्या होता है कि राइट्स टू एक्सप्रेशंस हैं, हर एक पर्सन अपनी इन राइट का उपयोग करता है, वह किसी भी धर्म का पालन करता है। ये सारे राइट्स हमारे को मिले हैं और हम इनका उपयोग कर रहे हैं। जस्ट एज द सिटीजन आर गिवन वेरियस फंडामेंटल राइट, और हमारे को सिर्फ एक सिटीजन होने के नाते कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कई सारे राइट्स दिए भी गए हैं। बट वेरियस फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन 1976। लेकिन 1976 के अंदर जब 42nd अमेंडमेंट्स हुआ था, फिर से ध्यान में रखना कि ये कौन सा अमेंडमेंट्स था, 42nd अमेंडमेंट्स था, तब हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इनकॉर्पोरेटेड यानी इंक्लूड की गई थी। सो द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एम्स टू इंक्लूड लव फॉर नेशन, नेशनल इंटीग्रिटी, वेरियस हाई आइडियल्स एंड वैल्यूज़ अवेयरनेस अमंग इट्स सिटीजन्स। इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड करने का एम क्या था कि हमारी कंट्री की जो इंटीग्रिटी है, अखंडता है, वह बनी रहे। वेरियस हाई आइडियल्स हैं, हम अपने देश के प्रति प्यार करें, जो हाई वैल्यूज़ के जो लेसन्स हैं, आइडियल्स हैं, उनको सम्मान करें। एंड वैल्यू अवेयरनेस, और हमारे जो नैतिक मूल्य हैं हमारे सिटीजन्स के अंदर उनकी वैल्यू बढ़े। देयर बाय हेल्पिंग इन डेवलपिंग द नेशंस हैं, ताकि यह सारे हमारे नेशन को डेवलप करने में हेल्प करती है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। हमारे देश के हर एक सिटीजन को हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता बनाने में मदद करनी चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करनी चाहिए। सो दैट देयर रिमेन्स पीस, सिक्योरिटी, कम्युनल हार्मोनी एंड अकॉर्ड्स, ताकि हमारे देश के अंदर शांति स्थापित हो सके, सभी को सुरक्षा मिल सके। कम्युनल हार्मोनी मतलब कि सांप्रदायिक प्रेम भाव, सांप्रदायिक सौहार्द भाव। हमारे देश के अंदर वैसे कई सारे धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, ईसाई यानी कि क्रिश्चियंस हैं, और कई सारे धर्मों के लोग हैं। इन सभी के अंदर कम्युनल हार्मोनी बनी रहे एंड अकॉर्ड्स। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन टू ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे आपको दी गई है। सो फर्स्ट है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस। द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम्स हैं। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा हमारे को जो रूल्स बनाए गए हैं उन और जो आइडियल्स बनाए गए हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सभी को रेस्पेक्ट करना है। द नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को भी रेस्पेक्ट करना है। विच इज़ आवर नेशनल फ्लैग? तिरंगा, ओके, एंड नेशनल एंथम जनगण मन। इनको हमारे को रेस्पेक्ट करना चाहिए। सेकंड है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम्स। जिन्होंने भी हमारे नेशनल फ्रीडम्स के स्ट्रगल्स में पार्टिसिपेट लिया था, उनके नोबल आइडियाज़ को फॉलो करना चाहिए। आज हम गांधी जी की वैल्यूज़ को मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस की वैल्यूज़ को मानते हैं। ये सारी क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्हीं के बेस पे हमारे को आज़ादी मिली थी। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। वी नो दैट आवर नेशन इज़ ए सॉवरेन नेशन, बट ये सॉवरेन नेशन है, हम इसकी सॉवरेनिटी को बनाए रखेंगे तभी आगे फॉर फ्यूचर में रहेगा ना। इसलिए सॉवरेनिटी को, यूनिटी को और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करना, मेंटेन रखना। ओके। फोर्थ है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल अपॉन्स टू डू सो। आज अगर आपको किसी भी तरह की अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, आप कोर्ट में चले जाते हैं, आपके टीचर से हेल्प लेते हैं, कुछ भी करते हैं, आपके टीचर्स को भी आपकी ज़रूरत पड़ती है, या आपकी जो भी डिमांड्स है आप अपने पेरेंट्स से बोलते हैं। लेकिन क्या कभी आपके पेरेंट्स अगर किसी काम के लिए बोलते हैं कि जा बेटा बाज़ार से ये सामान लेकर के आ जा, तो आप मना कर देते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी भी ड्यूटीज़ बनती है कि अगर आपके अधिकार हैं कि अगर आपके पेरेंट्स अगर आपकी सारी डिमांड्स को पूरे करें, आपकी ज़रूरतों को पूरे करें, तो आपकी ड्यूटीज़ भी बनती है कि आप अपने पेरेंट्स के वर्क में हेल्प करें।
इसी तरह से अगर कभी भी राष्ट्र के ऊपर, हमारे देश के ऊपर इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं, तो वह अगर आपसे कुछ सेक्रीफाई करने के लिए कहे तो आपको आगे होकर के आना चाहिए। टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल्स ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शंस डाइवर्सिटीज, और टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी ऑफ द डिग्निटी ऑफ वुमेन्स। हमारे देश के अंदर हारमोनी को बढ़ावा देने के लिए, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए कि सभी व्यक्ति आपस में भाईचारे के साथ में रहें। इसी तरह से हमारे यहाँ पे कई तरह सारे धर्मों के लोग रहते हैं, भाषाओं वाले लोग रहते हैं, रीजनल्स कई प्रदेशों के लोग रहते हैं। इन सभी के अंदर ब्रदरहुड की भावना बढ़े, इस तरह का वर्क करना चाहिए और वुमेंस की डिग्निटी को बनाए रखना चाहिए। कभी भी वुमेंस की डिग्निटी को कम नहीं करना चाहिए। महिला को हमारे यहाँ पे माता के रूप में पूजा जाता है, अगर छोटी है तो बहन के रूप में या बेटी के रूप में, और बड़ी है तो माता के रूप में पूजा जाता है, तो हमारे को उनका सम्मान करना चाहिए। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर्स, हमारी जितनी भी हेरिटेज हैं, सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनकी वैल्यूज़ को समझ करके उनको प्रिजर्व करना चाहिए। 7. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures। कंपैशन का मतलब दया की भावना, ठीक है। हमारे यहाँ पे माना जाता है कि अहिंसा परमो धर्म है, तो हमें किसी भी चींटी तक को भी नहीं मारना चाहिए। तो वाइल्ड एनिमल्स, वैसे कई सारे जने अपनी लालच के कारण वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते हैं, अपने शौक़ के कारण या अपनी लालच के कारण कि उनसे उनको कई तरह के जो वैल्यूबल पार्ट्स मिलते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखती हैं, एज ए सीनरी बनाती है, जैसे कि फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, इनको प्रिजर्व करना चाहिए और इनको प्रोटेक्ट रखना चाहिए। नेक्स्ट है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर मीन्स कि हमारा बिहेवियर, ह्यूमनिस्ट एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी ऑफ एंड रिफॉर्म्स। इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, पहले हमारे यहाँ पे बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी, अब क्या वह उचित हैं? आपको लगना चाहिए। आज भी कई सारे लोगों के अंदर, वैसे कई सारे गाँवों के अंदर आप देख सकते हैं, अब तो रेयरली बंद हो चुका है, अब तो रेयरली कहीं कहीं पे ऐसी इंसिडेंट्स होती होगी आदिवासी एरियाज़ में, लेकिन फिर भी अब हमें साइंटिफिक बिहेवियर्स को अपनाना चाहिए। आज धीरे धीरे आपकी ऑफलाइन क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस हो गई है, ये भी क्या है, एक साइंटिफिक टेम्पर्स हैं, आपको इसके अनुकूल अपने आप को डालना पड़ेगा। ह्यूमनिस्ट, मानवता की भावना, एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। अगर आपको कभी लगता है कि कोई सी चीज़ आपके आसपास में गलत हो रही है, तो आपको उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जोर वायलेंस। एब्जोर का मतलब दूर होना, आपको वायलेंस से दूर हो जाना चाहिए, हिंसा से दूर हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट जब भी डेवलपमेंट करती है, किसके लिए करती है? हमारे खुद के लिए, ताकि हमें फैसिलिटीज़ मिले। तो जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि रेलवे हैं, बसेज हैं, रोड्स हैं, हमें इनकी सेफ्टी रखनी चाहिए। एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, और कभी भी अगर वायलेंस की घटनाओं का हमारे को तोड़फोड़ वगैरह नहीं करनी चाहिए। आप सुनते हैं कि आज इधर हड़ताल हो गई, आज इधर दंगे हो गए, आज इधर मारपीट हो गई। उसमें क्या होता है, आपने मूवीज़ के सीन में देखा होगा कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, इससे हमारा देश पीछे जाता है। हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट एक बार डेवलपमेंट करती है, आगे जो उसके पास में बजट होगा वह हमारे दूसरे डेवलपमेंट में लगाएगी। नेक्स्ट है हु इज़ ए पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। यानी 6 से 14 साल के बच्चे, वैसे जो पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं, उनको अपने बच्चों को एजुकेशन की जो गारंटी देनी चाहिए और एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए अगर वह एबल हैं। नहीं है तो भी 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को गवर्नमेंट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दे रही है, तो उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। 6 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज फंडामेंटल ड्यूटीज़ डे। प्लीज अंडरलाइन दिस सेंटेंस। 6 January is celebrated as Fundamental Duties Day in India. So all of these duties, some duties
आर बैक्ड बाय द लॉज, कुछ को तो कानून का स्वरूप दे दिया गया है। एंड द पर्सन वायलेटिंग इट कैन बी सेंटेंस्ड, और अगर कोई भी पर्सन अगर इसको वायलेट करता है, आपने कहीं जगह पे सुना होगा और कहीं पे पढ़ा होगा रेलवेज के अंदर कि रेलवे के अंदर तोड़फोड़ करना मना है, अगर आपको वैसे कुछ भी करते हैं, ऐसा कुछ भी कार्य करते हुए पाए जाते हैं, चेन को खींचना मना है, ये सब क्या है, क्योंकि ये हमारे डेवलपमेंट के अंदर बाधा डालते हैं। तो इन सभी के लिए गवर्नमेंट ने पनिशमेंट भी दे करके रखी है। A teacher should make efforts so that the student follow the duties and they become aware and conscious, यानी कि एक स्टूडेंट्स को भी अपने स्टूडेंट्स को इन सारी चीज़ों के लिए अवेयर करना चाहिए। It is our duty and responsibility as a citizen to see that various social evils and customs prevailing in the society should be eradicated, like untouchability, druggery, child labor, women exploitations, dowry, female ferticides, ill customs एंड सुपरस्टिशंस, इन सारी चीज़ों को हमारे को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आपके आजू बाजू में भी अगर कभी अनटचेबिलिटी आप देखते हुए पाते हैं तो उससे रोकना चाहिए, उसके रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। चाइल्ड लेबर देखते हैं, वुमेन एक्सप्लॉयटेशंस कि अगर वुमेन्स को प्रॉपर वेजेस नहीं दिया जाता है उसके काम का, डोरी यानी दहेज प्रथा, तो इनसे हमारे को बचना चाहिए। दीज ड्यूटीज़ आर डायरेक्टिव्स इन conveying us the what is a sensible and aware citizen must do। ये ड्यूटीज़ हमारे को इस चीज़ का ज्ञान देती है कि एक सेंसिबल, एक सीरियस जो सिटीजन्स हैं हमारे देश के लिए, जो सेंसिबल सिटीजन्स हैं उससे कौन कौन से कार्य करने चाहिए। इफ़ सिटीजन प्रोपगेट द इम्पोर्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ देन फ्यूचर सिटीजन्स डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आज आप या हम इनकी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे तो आने वाली जनरेशन भी इन सारी फीलिंग्स को समझेगी। इंटरनेशनल ब्रदरहुड जस्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी, जिससे कि द्वारा हमारे इंटरनेशनल ब्रदरहुड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारे की भावना का विकास होगा। हमारे इंडिया के अंदर कहा जाता है कि वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। तो ये भावना कब पनपेगी, जब हम आपके अंदर देंगे, आप अपने बच्चों को देंगे, आपके पेरेंट्स आपको देंगे, तभी आपके अंदर पनपेगी। और वो भी कब देंगे, जब पहले वो खुद फॉलो करेंगे। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अब हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हम ले रहे हैं। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन, ओके, हम ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर इट, थैंक यू सो मच।